स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। स्वर्ण सिंह रात को खेतों में पानी देने के लिए गए थे और आज वैसे उनका प्रोग्राम यही था कि ये रात को वहीं पर रुकेंगे। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और इसकी वजह से इन्होंने वहां पर कुछ देर आग जलाई, लेकिन अब जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी वैसे वैसे ही स्वर्ण सिंह की तबीयत कुछ खराब होती जा रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके सर में काफ़ी दर्द हो रहा है और आज रात को डेरे पर यानी खेतों में रुकना ठीक नहीं होगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर वापस चले जाता हूँ। ये पैदल ही आए थे और ये सोचते हैं कि चलो अब गांव अपना ही है, अपने गांव का हर एक को पता होता है और सेफ गांव था, कोई चोरी चकारी वाला सिस्टम नहीं था। ये अपने गांव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब इनके जो खेत थे वो तकरीबन गांव से कुछ बाहर की तरफ थे और घर से जो इनके खेत की दूरी थी वो कुछ 3 किलोमीटर के आसपास की थी। अब ये पैदल ही अपने घर की तरफ चले जा रहे थे, सर में इनके दर्द हो रहा था और फिर ये गुजरते हैं एक घर के पास से। ये घर जो है ये गांव के बाहर की तरफ था, तकरीबन कुछ 2 किलोमीटर दूर इनके गांव से। एक वीरान रास्ता, हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और एक घर। मैं बार बार उस घर का नाम क्यों ले रहा हूँ, एक कारण है जो आगे जाकर पता लगेगा। अब जैसे ही ये घर पार करते हैं तो इनको कुछ ही दूरी पर सड़क पर एक औरत दिखाई देती है, जो कि काफ़ी अजीब सी बात थी क्योंकि रात का समय, गांव का माहौल और कुछ 2 बजे के आसपास का समय और उस समय एक औरत इनको दिखाई दे रही है। वो सड़क पर खड़ी थी, बिल्कुल टेढ़े यानी कि साइड पोज में खड़ी थी, जिससे ये अंदाज़ा लग रहा था कि शायद वो महिला पेट से है। पहले तो स्वर्ण सिंह सोचते हैं कि कहीं जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा शक है, कहीं वही तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये कैसे सच हो सकता है। जैसे जैसे ये उसके पास जाते जा रहे थे, सर्द रात की तरह स्वर्ण सिंह का शरीर भी सर्द होता जा रहा था। ये कुछ दूर से उसको आवाज़ लगाते हैं कि बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कौन से घर से हो, लेकिन स्वर्ण सिंह की सवाल का कोई जवाब नहीं आता। वो बस बिल्कुल बुत की तरह खड़ी हुई थी। स्वर्ण सिंह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन स्वर्ण सिंह के देखते ही देखते वो जो आकृति थी अंधेरे में गायब सी हो जाती है। स्वर्ण सिंह अपनी आंखें मलते हैं कि क्या वो जो देख रहे हैं वो सच है या उनका वहम। जो वो जगह थी ना, उसके थोड़ी सी बिल्कुल आगे कुछ हल्की सी 5-6 फुट गहरी खाई थी। इनको डर होता है कि कहीं वो गलती से अंधेरे की वजह से गिर तो नहीं गई। ये भागे जाते हैं उस जगह पर जहाँ वो औरत खड़ी हुई थी और ये आवाज़ लगाते हैं कि बेटी गिर तो नहीं गई, आवाज़ लगाओ। लेकिन उनको यकायक ये महसूस होता है कि उनके पीछे कुछ है। रात का समय, इस समय अचानक से कोई आपके पीछे आके खड़ा हो जाए बिना कोई नोटिस किए, बिना किसी, आपको कैसा महसूस होगा। स्वर्ण सिंह घूमकर देखते नहीं क्योंकि वो समझ चुके थे कि जो भी उनके पीछे है वो इंसान नहीं है और वो वही है जिसके बारे में शायद ये सोच रहे हैं। स्वर्ण सिंह धीरे से कहते हैं कि बेटी जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ, लेकिन हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, फिर हमारे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही। अब पीछे से जो आवाज आ रही थी वो गुर्राने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। स्वर्ण सिंह आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो अब जल्दी से दौड़ लगाते हैं। स्वर्ण सिंह अब भागे जा रहे थे और उनको महसूस हो रहा था कि उनके पीछे कोई काफी तेज तेज भाग रही है, क्योंकि जो पैलों की आवाज थी वो ऐसे लग रहा था कि कोई भाग रहा है इनके पीछे, और साथ के साथ वो गुर्राने की आवाज उनका दिल दहलाए जा रही थी।
लेकिन जैसे जैसे स्वर्ण सिंह आगे की तरफ भागते जा रहे थे तेज तेज, उनको तसल्ली होती जा रही थी कि अब वो अपने गांव की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो एक खास पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उनके तो हौसले पस्त हो जाते हैं। कारण जो वो पॉइंट था ना, उसके बाईं ओर वो सड़क थी जहां से उनके गांव का रास्ता शुरू हो जाता था, या यूं कहें कि उनके मोहल्ले का रास्ता शुरू हो जाता था। और दाएं ओर एक तालाब था, एक गहरा तालाब। लेकिन जैसे ही वो उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, वो क्या पाते हैं कि दाईं ओर वो तालाब था जहां पर रास्ता होना चाहिए था, और बाईं ओर वो सड़क थी। अब वो उस पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे अब दाएं ओर घूमना चाहिए या बाएं ओर घूमना चाहिए। जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं यही देखता आ रहा हूँ कि दाएं ओर सड़क है और बाएं ओर तालाब। लेकिन आज रात ऐसा क्या हो गया कि दाएं ओर तालाब और बाएं ओर सड़क? क्या ये इस चुड़ैल का छलावा है? वो पीछे घूम के देखते हैं, उनको दूर धुंध में हल्की हल्की एक परछाई नजर आ रही थी, किसी के हंसने की आवाज, जैसे कि वो चैलेंज कर रही हो कि जो मैंने छल रचा है उसका तोड़ तो ढूंढो। स्वर्ण सिंह अब परमात्मा का नाम लेते हैं और वो एक डिसीजन लेते हैं कि मैं उसी जगह जाऊंगा जहां से मैं रोज आता जाता हूँ। लेकिन एक डर कि अगर वहां पर तालाब हुआ तो इस समय अगर मैं तालाब में गया, डूबा, तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। लेकिन वो परमात्मा का नाम लेते हैं और उस तरफ चल पड़ते हैं, या यूं कहें कि उस तरफ भागना शुरू होते हैं। वो क्या पाते हैं कि वो बस भागते जा रहे हैं तालाब के पानी के ऊपर, यानी कि थी तो वो सड़क, लेकिन वो स्वर्ण सिंह को तालाब नजर आ रही थी। और ऐसे ही वो घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बस भाग के जल्दी से जमीन पर गिर जाते हैं। घर वाले परेशान होते हैं, अभी वो किसी को कुछ बताने की हालत में थे नहीं। तो सुबह होने का इंतजार होता है, और सुबह होते होते सारे गांव में दहशत फैल जाती है कि वो वापस लौट आई। क्या पूजा वापस लौट आई? अब ये पूजा कौन थी? लेकिन इससे पहले हम ये जाने कि पूजा कौन थी, हमें ये जानना होगा कि क्या स्वर्ण सिंह ये पहले इंसान थे जिनको पूजा दिखाई दी, या यूं कहें कि पूजा की चुड़ैल दिखाई दी। अब जब ये बात सारे गांव में फैलती है, अफवाह फैलती है, दहशत फैलती है, तो एक और आदमी आता है, प्रवीण कुमार आते हैं। वो कहते हैं, वो पता लेने आते हैं, फिर वो भी अपना किस्सा बताते हैं कि भाई साहब, सच कहूँ तो सिलसिला शायद शुरू हो चुका है। जो कर्म उन डेरे वालों ने किए, शायद वो अब सारे गांव पर अभिशाप बनेंगे, सारे गांव पर वो श्राप होगा। स्वर्ण सिंह पूछते हैं कि मैं समझा नहीं। वो कहते हैं फिर कि आप पहले नहीं है जिसको वो दिखाई दी। कुछ दिन पहले, आपको तो पता ही है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी हल्की सी बाजू फ्रैक्चर हुई थी। सबको शायद यही लगा था कि दारू पीकर गिर गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आज से कुछ दिन पहले मैं उस डेरे वाले घर से ही आ रहा था, रात का समय था, शहर कहीं लेट हो गया था। मुझे एक औरत दिखाई दी जो देखने में प्रेग्नेंट लग रही थी। मुझे लगा कि इस समय यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट औरत कर क्या सकती है। एक पल के लिए मुझे दिल में मेरे भी शक तो पैदा हुआ कि कहीं ये पूजा तो नहीं, लेकिन वो कैसे हो सकती है। उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। मैं उसके पास आके कहता हूँ कि बहन, गांव से हो क्या? पहले तो मैं कभी देखा तो नहीं। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, और वो कहती है कि मुझे भी ले चलो, मुझे गांव ले चलो। अब मैं कहता हूँ कि बैठो आप पीछे। मैं जब पीछे बिठाता हूँ तो कुछ समय बाद मेरी बाइक इतनी भारी हो जाती है कि बाइक एक्सेलरेट करने के बाद भी चल ही नहीं रही थी। मुझे लगता है कि टायर पंक्चर है। मैं बाइक रोकता हूँ, नीचे की तरफ देखता हूँ, दोनों टायर बिल्कुल ठीक थे। वो औरत यूं कि तूं वैसे ही बैठी हुई थी। अब मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक बिल्कुल हल्के से चल रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई चीज़ अड़ गई होगी, निकल गई होगी। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वो बाइक फिर से भारी हो जाती है। अब मैं एक्सेलरेटर दे जा रहा हूँ, वो बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही, बिल्कुल धीमे धीमे।
अचानक जो मेरी शक्ल है वो शीशे की तरफ जाती है तो मुझे उस औरत के चेहरे की जगह एक बिल्कुल जला हुआ चेहरा नजर आता है। जैसे ही वो चेहरा नजर आता है जो मैं एक्सेलरेटर दे रहा था, बाइक भारी होने की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। एकदम से बाइक आगे की ओर छूटती है और मैं गिर जाता हूँ। उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। सुबह मुझे गांव वाले ही आके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन जो आपने बताया, जैसा आपने बताया, हूबहू वैसे ही शक्ल। अभी तो लोगों को एक किस्सा हजम नहीं हो रहा था, ये दूसरा किस्सा भी हो गया। इसके बाद तो उस गांव में उस रास्ते पर, खास तौर पर उस डेरे वाले घर के आसपास तो रात को कोई भटकता भी नहीं था। लेकिन ये डेरे वाला घर था क्या? इस घर की कहानी क्या थी? इस घर की कहानी थी बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक, इंसानियत को झंझोड़ कर रख देने वाली। पूजा, जो आज से कुछ महीने पहले इस गांव में उसकी डोली काफ़ी धूमधाम से आई। पूजा एक बेहद ही काबिल, बेहद ही होनहार लड़की थी। 1-2 महीने में ही गांव के जो लोग थे, पूजा ने उन सब के दिलों में अपना घर कर लिया। पढ़ी लिखी होने के कारण हमारे यहाँ पर लिटरेसी कुछ ज़्यादा है नहीं गांव में, तो जो गांव के छोटे मोटे काम होते थे लिखा पढ़ती के, तो वो पूजा कर दिया करती थी, कुछ टेक्निकल काम। लेकिन जो उसके घर वाले थे, उसका पति था, उनकी तो कुछ अलग ही डिमांड थी। हालांकि ये कॉमन है, बस वही दहेज, ये वो, ऐसा वैसा। वो पूजा पर प्रेशर बनाते थे कि अपने घर जाकर सामान लेकर आए, फला सामान लेकर आए, काना सामान लेकर आए। लेकिन पूजा पढ़ी लिखी थी और वो इस चीज़ का विद्रोह करती थी। पूजा का यही विरोध शायद उसके ससुराल को नागवारा गुजरा और उन्होंने उसको जलाकर मार डाला। क्या पूजा की ससुराल वालों की गलती थी? वो तो थी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा गलती पूजा के अपने माँ बाप की थी। माँ बाप अपने बच्ची को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी शादी करते हैं। लेकिन कई माँ बाप की ये मेंटालिटी होती है कि ब्याह दी, अब उसकी अर्थी भी वहीं से उठेगी। शायद इसी बात की वजह से पूजा की अर्थी भी वहीं से उठी। पूजा, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जैसा मैंने कहा कि वो विद्रोह करती थी, वो अपने माँ बाप को बताती रहती थी फ़ोन करके कि माँ बाबा ये मुझे मारते हैं, ये मुझे मारने की धमकी भी देते हैं, आए दिन मेरी पिटाई होती है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। लेकिन उसके माँ बाप कहते थे कि बेटी, जहाँ ब्याह दिया है वहाँ पर तरीके से रहना सीख। मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में लड़कियों की भी गलती होती है, एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन जहाँ पर मारने पीटने तक की बात आ जाए तो जितना मर्जी लड़की गलत हो, जब मार पिटाई जो है वो किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, चाहे 100% लड़की की ही गलती हो। जब यहाँ तक नौबत आ जाए तो रिश्ता ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। आज की पिटाई कल की मौत बनती है, जो पूजा के साथ हुआ। उसके माता पिता ने भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। अगर वो अपनी आंखों को कुछ समय कष्ट दे देते आंसुओं से, तो उनको बाद में खून के आंसू नहीं पीने पड़ते। पूजा की मौत हो चुकी थी और सबसे भयानक चीज़, जब उसकी मौत हुई तो वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। और आप में से कई लोग तो जानते ही हैं कि जब एक प्रेग्नेंट औरत की मौत होती है तो कितने चांसेस होते हैं कि उसकी रूह चुड़ैल बनकर भटकती है। और यही पूजा के साथ हुआ। वो बेचारी जीते जी उसको कोई साथ नहीं मिला, अपने माँ बाप का बनियो बनने के बाद भी उसको भटकना पड़ रहा है एक चुड़ैल के रूप में। कईयों की किस्मत मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। पूजा उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक है शायद। पसंद आया किस्सा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। वो कहते हैं ना कि अनजाने रास्तों पर, अनजानी जगहों पर अगर हमें टोका जाए, अगर हमें कुछ ना करने के लिए कहा जाए तो वो नहीं करना चाहिए, वरना जो अंजाम होते हैं वो काफ़ी भयानक हो सकते हैं। आज का किस्सा यही बयां करता है। रमेश कुमार गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं और उनका जो गांव है
काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से ताल्लुकात रखता है। इसी वजह से जो ख़ास चीज़ें हैं वो तो दूर के बाद रोज़मर्रा की कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको लेने के लिए शहर जाना पड़ता है। और ऐसी ही चीज़ों में कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी था जिसको शहर लेने के लिए जाना पड़ता था। रमेश कुमार घर में जो हैं वो काम करा रहे थे कुछ कंस्ट्रक्शन का। अब ईंटें सीमेंट और जो सरिया था उसके लिए इनको शहर जाना पड़ता था। इन्होंने इनका एक नॉन था जो छोटा हाथी वगैरह होता है, उसको इन्होंने फ़ोन किया कि भाई ऐसा करना, तो तकरीबन 1 बजे के आसपास फलां उस दुकान पर आ जाना, हमने सामान लेकर वापस आना। अब ये उसको कह देते हैं और ये तय समय के मुताबिक खुद 12:30 के आसपास पहुंच जाते हैं, सामान वगैरह सारा नोट कराते हैं और वेट करते हैं अपने उस मित्र के आने की। लेकिन 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। करते करते तकरीबन 5 साढ़े 5 तक उसका फ़ोन आता है और वो कहता है कि भाई सॉरी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। तो फ़ोन वगैरह जो है वो चार्जिंग उसकी नहीं थी, तो मुझे भी चिंता थी कि यार तुझे बताया नहीं। अब आसपास हॉस्पिटल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसकी आवाज़ आ रही थी कि जिससे पता लग रहा था कि हॉस्पिटल में ये पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, ये बताते हैं सारा कैसे एक्सीडेंट हुआ, और लोकल ही हो तो ये पहले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि ये इनको लग रहा था झूठ था, वो हॉस्पिटल का पता ही दे रहा था। और जो जाते हैं तो सच में ही उसका अच्छी खासी उसको चोट लगी थी, जिसकी वजह से भी ये भी अफसोस करते हैं अब इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन वो कहता है कि एक काम करता हूँ भाई, मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर देता हूँ तो वो आपका जो काम कर देगा। तो कहता है ठीक है भाई, तू पहले अपना ध्यान रख। फ़ोन वगैरह नंबर लेते हैं, फ़ोन करते हैं। जब फ़ोन करते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं तो अभी काम पर गया हूँ तो मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। पूछते हैं भाई कितना टाइम होगा, वो कहते हैं कुछ मुझे 7 बजे के आसपास पड़ेंगे। कहते हैं ठीक है भाई। गर्मियों के दिन थे, 7 बजे अंधेरा होना शुरू होता ही था। 1 घंटे का रास्ता इनके घर का था, चलो 8 बज जाएंगे और वापसी फिर आराम से आ जाएंगे। लेकिन 7, 8, साढ़े 8, 9, अब तो जो दुकान थी वो भी बंद होने का समय हो रहा था। वो भी कह रहा था कि भाई बुलाओ, हमने दुकान भी बंद करनी है। खैर 9:30 बजे के आसपास वो आदमी आया, उसने बताया कि भाई अब जहाँ पे गया था वहाँ पे टाइम तो लग ही जाता है, क्या कर सकते हैं। सामान वगैरह लोड कराया जाता है और ये कहते हैं कि आप मेरे साथ साथ चलना शुरू करो। ये गांव की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और कुछ 20 किलोमीटर के आसपास जाते हैं तो अचानक से जो छोटा हाथी है वो खराब हो जाता है, मतलब रुक जाता है। उतरते हैं, चेक करते हैं, समझ नहीं लग रही थी कि दिक्कत क्या। टाइम हो रहा था कुछ 10:15, 10:30, 11 बजे के आसपास का टाइम था लगभग। अब इस समय मैकेनिक कहाँ से ढूंढे। ये कहते हैं उसको, जो ड्राइवर था, कि भाई ऐसा कर, इसको लगा लोग, तो मेरे साथ चल। और वहाँ पर एक मैकेनिक है तो हम उसको जाकर लेकर आते हैं। गांव में मैकेनिक हमारे, उसको लेकर आते हैं। मेरा भाई है, दोस्त ही है, तो वो मना नहीं करेगा। अब जो ड्राइवर वो कहता है कि नहीं, मैं रिस्क नहीं मैं ले सकता, रात का समय है और ऐसे कोई चोर लुटेरे मेरी गाड़ी ले गए तो मैं क्या करूँगा। ये इसको काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी बात सुन, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, तो मेरे साथ चल, 1 आधे घंटे की बात है, हम उसको साथ में लेकर आ जाएंगे। वो कहता है कि नहीं भैया आप जाओ, आप लेकर आ जाओ, मैं यहीं वेट करूँगा। ये 3-4 बार उसको टोकने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं तू साथ चल, लेकिन जब वो मानता नहीं है तो फिर ये बोलते हैं कि भाई बात ऐसी है, मैं तुझे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझ। ये जो जगह है ना, ये कुछ ठीक नहीं है, तो तू चल प्रसाद। ये कहता है कि भाई क्या ठीक नहीं है, चोर लुट रहे थे वही तो मैं करूँ। कहते हैं नहीं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये जैसे जैसे बोल रहे थे आसपास डर की निगाहों से देख रहे और कह रहे थे कि मैंने तुझे कहा ना तो चल। लेकिन काफ़ी कहने के बाद ये मानता नहीं है। और पहली बार इससे मिल रहे थे तो ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकते थे, यार दोस्त होता तो उसको डांट डपट कर देते। कहते चल फिर भाई, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, जब तक हम नहीं आएंगे तूने इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। वो कहता ठीक है भाई, नहीं निकलूंगा। अब ये चले जाते हैं, गांव जाते हैं,
मैकेनिक से बात करते हैं, वापिस आते हैं। इस दौरान उनको कुछ 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। जब वो आते हैं तो जब वो देखते हैं गाड़ी वहीं पे खड़ी है, तसल्ली होती है। अब जब गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो ड्राइवर जो है वो सो रहा है, सब ठीक है। शीशे को खटखटाते हैं लेकिन ड्राइवर उठता नहीं है। दोबारा से खटखटाते हैं, ड्राइवर उठता नहीं है। अब इनको थोड़ी सी चिंता होती है, आवाज़ लगाते हैं, ड्राइवर उठता नहीं है। अब थोड़ी सी तेज़ खटखटाते हैं लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर उठता नहीं है। अब ये अगला शीशा इनका जो मैकेनिक दोस्त था वो खटखटाया जा रहा था, पीटे जा रहा था, ये भी पीटे जा रहे थे। फिर एकदम से उसकी जाग खुलती है। जब डर के देखता है दोनों को तो वो रोने लग पड़ता है। जैसे ही इनको देखता है तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और बाहर की तरफ गिरता है। जब ये देखते हैं तो उसकी पतलून गिली हुई थी। समझ तो जाते हैं कि शायद मेरी बात को माना नहीं गया। वो कहते हैं कि क्या हो गया भाई। बताने की हालत में वो कुछ था नहीं। वो बस उसको कह रहा था कि मुझे यहाँ से बस ले चलो, मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो। खैर वो मैकेनिक तब तक करता, मैं चेक करता हूँ क्या है। समस्या कुछ बड़ी नहीं थी, शायद प्लग वगैरह में कुछ कार्बन आ चुका था जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी और कुछ 15 मिनट में सब ओके हो जाता है। अब इनका जो मैकेनिक दोस्त है वो गाड़ी चला रहा होता है, ये उसको बाइक पर बिठाकर घर ले आते हैं। गाड़ी लगती है घर में, उसको थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाते हैं। कहते हैं भाई क्या हो गया बता सही। फिर वो कहता है कि दरअसल मुझे सबसे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी कि मुझे आपके साथ आ जाना चाहिए था। खैर वो बात तो मैंने मानी नहीं, लेकिन दूसरी बात तो जरूर माननी चाहिए थी कि मुझे गाड़ी से नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि जब आप गए तो उसके बाद मुझे लघु शंका हुई। मैंने कहा कि भाई अब आपको क्या पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपकी बात जो मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर भी भाई मैंने सोचा क्या ही कोई बात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चोर लुटेरे वाला सीन होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने गाड़ी को लॉक लगाया और मैं झाड़ियों की तरफ बाथरूम करने के लिए चला गया। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं बाथरूम कर रहा होता हूँ मुझे अचानक से नज़र आता है कि जो दूर पेड़ है वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। मैं नोटिस करता हूँ कि जो उसकी टांगे हैं कुछ ज़्यादा ही लंबी हैं, मतलब कि टहनियाँ इतनी ऊंची हैं उस पेड़ की और उसकी टांगे लगभग ज़मीन को छू रही हैं। मुझे बात बड़ी अटपटी लगती है। मैं अचानक इधर उधर देख कर दोबारा देखता हूँ तो सामने कोई है नहीं। मैं हंसने लगता हूँ कि शायद मेरा वहम होगा, मतिभ्रम होगा। अब मैं बाथरूम करके जैसे ही मुड़ने की कोशिश करता हूँ किसी ने मेरी टांगे पकड़ी हैं। अब एकदम से जब मैं नीचे देखता हूँ तो बस मेरे तो होश उड़ जाते हैं। नीचे एक औरत जो मेरी तरफ देख रही थी, उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल बुरी तरीके से चली हुई थी, जैसे तेजाब किसी ने उसके चेहरे पर गड़ा हो। वो जैसे ही मैं उसको देखता हूँ मुझे खींच लेती है और झाड़ियों की तरफ खींचना शुरू कर देती है। मैं तो बस अब चिल्ला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी चीख सुनने वाला हो कौन। मैं जैसे तैसे करके छुड़ाता हूँ और जल्दी से भाग के अंदर की तरफ बैठता हूँ गाड़ी में और लॉक लगा लेता हूँ। अब मुझे अपनी गाड़ी के आसपास जो महसूस होने लगता है कि कोई काफ़ी तेज तेज घूम रहा है और मेरी गाड़ी बिल्कुल डोल रही है, जैसे कोई गाड़ी को बड़े बुरी तरीके से हिलाया जा रहा है। साहब मेरी तो बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई। बस मुझे नहीं पता कि कब मेरी पैंट गीली हुई और कब मेरे होश फाख्ता हो गए। उसके बाद जब आप आए मैंने आपको देखा, बस मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। तो रमेश कुमार कहते हैं कि भाई मैंने जो तुझे कहा था, मैं कोई पागल तो हूँ नहीं। अब तुझे बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो ये रास्ता है ना जहाँ पर हम रुके थे, जो ये पुली तुझे पीछे नजर आ रही थी, अरे कुछ समय पहले यहाँ पर बेचारी एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने गलत काम करके उसका चेहरा तेजाब से जलाकर मार दिया था। कई दिन तक उसकी लाश पड़ी रही। जब बदबू आने लगी तो फिर लोगों को पता लगा कि कुछ ऐसा हुआ है। उसके बाद से कई लोगों ने महसूस किया कि उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और ऐसे ही लोगों की टांगे खींचती हैं जो बाथरूम वगैरह करने जाते हैं।
और तो और कम से कम 2-3 लोगों की बाद में लाशें भी मिली हैं। लेकिन अब मैं वहाँ पर तुझसे ऐसी कोई बात करता, फिर भी तू ना मानता, तो जो आस-पास ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, उनको पता लग जाता है। मैंने तुझे इशारों-इशारों में बताने की कोशिश की, लेकिन तू था कि मानने को तैयार ही नहीं था। खैर, जो हो गया सो हो गया, जान बच गई, लेकिन भाई जब इशारे ऐसे किए जाते हैं, तो समझ आने चाहिए। आप भी ऐसे ही किसी सुनसान रास्ते पर ध्यान से। अब हम पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स जो काफ़ी समय से हम पढ़ नहीं सके। तो पहला शाउट आउट है सुखदेव शर्मा जी का। ये कहते हैं मेरा नाम ले लो भाई, अच्छा लगता है। तो सुखदेव शर्मा जी, आपका नाम भी ले लिया, और आई होप आपने शायद मेरा अभी अभी रिसेंटली कमेंट करने शुरू किए हैं, तो स्टे कनेक्टेड। इसके अलावा कुछ सवाल थे जो मैं कॉमनली आंसर दूंगा, क्योंकि कईयों को कुछ दिक्कत हो रही है मेरे कंटेंट से। मतलब मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। एक दो भाई हैं, मैं अब ऐसे कमेंट्स को ना मेंशन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कमेंट किए हैं अपनी कैपेसिटी में, और अ, फिर मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत सा मैसेज है, तो मैं कॉमन दे रहा हूँ। कुछ अपने भाइयों को ये बात नापसंद आ रही है कि जो मैं ये एंडोर्स कर रहा हूँ अपना मेंबरशिप वाला, तो ये उनको पसंद नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या तुम बार बार हर दूसरी तीसरी वीडियो में जो है वो करते जा रहे हो जी, ये मेरा जो मेंबरशिप ओनली है, ये आप इसको लो, आप इसको ऐसा करो। मेरे भाई बात सुनो, कि जो हम जितने भी ये सीरियल देखते हैं, जितने भी कंटेंट देखते हैं, तो उसमें एड्स बार बार आती है ना। एक ही प्रोडक्ट की एड 10 बार आती है, 20 बार आती है, वो भी हम सुनते ही हैं। तो मेरा छोटा सा एक आशियाना है, मैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंडोर्स करूंगा तो व्यूअर्स जो हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे। अब उसके जो मेंबरशिप्स हैं वो भी बढ़ रही हैं इसकी वजह से, ताकि मैं उसको बार बार एंडोर्स कर रहा हूँ। अगर मैं एंडोर्स नहीं करूंगा तो कौन देखेगा? एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ती है ना मुझे। इसके लिए रियली सॉरी कि अगर आपको इस चीज़ का दुख होता है कि बीच में जो बाधा आ जाती है, तो इसलिए मैं किस्सा खत्म करने के बाद ही उसको एंडोर्स करता हूँ। बीच का 1-2 मिनट का जो समय होता है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, अगले किस्से पर जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको ये लगता है कि बिना एडवर्टीजमेंट के कुछ काम हो सकता है, तो फिर भाई आप पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं। अपने आप का प्रोडक्ट तो एंडोर्स करूँगा ही ना मैं, फर्स्ट थिंग। एक अपने भाई हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो कंटेंट है वो इतना भी धांसू नहीं है कि आप मेंबर ओनली बना के कंटेंट उसको एंडोर्स करो। थैंक यू फॉर योर एडवाइस मेरे भाई। आपको धांसू नहीं लगता तो आपकी एक एक्सपीरियंस है जो आपको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जिनको लगता है वो ले भी रहे हैं, तो मेंबरशिप बढ़ भी रहे हैं। अब उनके लिए मैं काम भी करूँगा। वैसे मैं एक बात, शायद आप बाद में जुड़े होंगे, तो आपके लिए मैं, या फिर जितने भी नए जो व्यूअर्स हैं जुड़े हैं, उनके लिए मैं एक बार दोबारा रेट कर देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि जिस दिन भी मेरा पहला मेंबरशिप किसी ने ली, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, मैं महीने में कम से कम एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगा उनके लिए। क्योंकि भाई मैं किसी को ये नहीं कर रहा कि लो ही मेरा जो मेंबरशिप वाली प्लान है उसको लो, मर्जी आपकी है। आपको ये बात तब समझ में आती है ना कि मैंने डेली कंटेंट बनाना खत्म कर दिया और मेंबरशिप ओनली बना रहा हूँ, फिर समझे कि भाई मैं तो लालची हो गया हूँ। आपको डेली कंटेंट मिल रहा है, जिसको नहीं मेंबरशिप का सुनना उसकी मर्जी, वो मेंबरशिप ना ले, डेली तो उनको मिल ही रहा है। तो इसलिए अगर जो मेंबर पे कर रहे हैं, तो भाई उनको तो कंटेंट एक्स्ट्रा दूंगा ना। ऐसा नहीं है ना कि वो बेचारे पे भी कर रहे हैं और उनको मैं कंटेंट भी एक्स्ट्रा ना दूं, तो जाती हो जाएगी ये। इसलिए भाई आप इस बातों को समझा कीजिए। ये जो बिना कमर्शियल के कुछ भी नहीं चलता, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो परिवार परिवार का ढोंसला करते रहे जी, परिवार है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सबके लिए मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ और आपके लिए भी कर रहा हूँ। आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आपका काम हो रहा है, मुझे मुझे अच्छी रीच मिल रही है आपके मतलब जरिए, और मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उससे भी पूरे हो रहे हैं। तो मेरी ऐसी आदत नहीं है भाई कि मैं फिर वही बात करूं कि मैं तो पैसों के लिए नहीं करता। कौन सा काम हो जो पैसों के लिए नहीं होता भाई? हाँ ठीक है, एक बोनस चीज़ है जो आपका प्यार मिलता है, आपकी सपोर्ट मिलती है, वो पैसों से कहीं बढ़कर है।
लेकिन अगर पैसे ना मिले तो फिर मैं कंटेंट बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। कितनी देर बना पाऊंगा? सीधी सी बात है, आपको भी आंसर इस चीज़ का पता है। जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं, सॉरी, मैं एक बार उनका वैसे अब भी दोबारा नाम ले लेता हूँ, लेकिन जब अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उनमें मैं पहले लूंगा, क्योंकि अभी कई लोग होंगे जो व्यूअर्स होंगे जितनी दूर तक नहीं सुनते। तो एक बार फिर से मैं एक बार मैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैं वेलकम कर देता हूँ। DTX यश जी हैं, इन्होंने ज्वाइन किया, धन्यवाद बहुत बहुत यश जी। सनशाइन जी हैं, बहुत धन्यवाद सनशाइन सनशाइन जी। प्राची कारवे जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्राची कारवे जी। दीप बरार जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीप बरार जी ज्वाइन करने के लिए। रवि मिश्रा जी, धन्यवाद रवि मिश्रा जी ज्वाइन करने के लिए। मिथुन जाजू जी, बहुत धन्यवाद मिथुन जी ज्वाइन करने के लिए। चिन्मय जी, धन्यवाद बहुत ज्वाइन करने के लिए। और जो अपने पुराने अपने हैं, जैसे अश्विनी कुमार जी, आपने रीजॉइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश मिश्रा जी, आपने रीजॉइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्मित बरार जी, आपने ज्वाइन किया, रीजॉइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आप एक बात को समझिए कि मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा कि, या किसी को मैं इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप मेंबरशिप लीजिए। लेकिन अगर आप जो सच्चे मन से कहते हैं कि भाई आपका चैनल बढ़ना चाहिए, तो जो ये मेंबरशिप है ना, ये भी एक टूल है जिससे मेरा चैनल बढ़ेगा। वो कैसे? जब YouTube के एल्गोरिथम में जाएगा कि इस बंदे के कंटेंट में कोई बात है, इस बंदे के चैनल में कोई बात है कि लोग इसकी मेंबरशिप भी ले रहे हैं, तो फिर एल्गोरिथम में वो आगे बढ़ेगा और आपके भाई का चैनल भी बढ़ेगा। तो वो व्यूअर्स जो कम से कम अ, दिल्ली चाह रहे हैं, मैं ये ओब्लिगेशन नहीं है, बट अगर वो कर सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि 29 रुपीज पर मंथ कुछ नहीं मैटर करता आप सबके लिए, तो चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। और 1 महीने बाद कैंसिल भी हो जाता है, आपकी मर्जी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो एज पर योर विश। वहीं दूसरी ओर, आप में से कई लोग जानते हैं कि जो मैंने कम्युनिटी क्रिएट की है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कम्युनिटी का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप चाहें तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से कई, ये बिल्कुल फ्री है भाई, तो इसमें आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, मतलब फीचर्स इन दी सेंस, एक वन टू वन कनेक्ट हो सकेगा, ब्रिज क्रिएट हो सकेगा। यहाँ पर तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ही जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर एक सहूलियत रहेगी हम सबके लिए कि हम अदर देन ये जो कमेंट है, इससे भी हम इसके अलावा भी हम बात कर सकें। और जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, साथ के साथ ईमेल आईडी, और साथ के साथ ही जो इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। ऑडियो मोड में भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते इन दोनों फॉर्म्स में, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। ये भी जो है रहेगा, तो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा भाई, एक अपने भाई हैं जिन्होंने बात की थी, एक चैनल का नाम लिया था उन्होंने। तो मैं ऐसे चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, चलो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले लिया, लेकिन मैं नहीं ले सकता। तो उन्होंने एक चैनल का नाम लिया कि भाई ऐसे चैनल्स के जो है वो मिलियन व्यूअर्स हैं, और आपके चैनल पे आपका जो कंटेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा अच्छा होता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इतने सब्सक्राइबर कम क्यों हैं? देखो भाई, दो तीन चीज़ें काम करती हैं। मैं आपको ना एक कैलकुलेशन, हल्की सी कैलकुलेशन बता देता हूँ, जिससे आप भी कोरिलेट कर पाएंगे। जो आप में से यूट्यूबर नहीं है, जो यूट्यूब में काम नहीं करते, तो उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक चीज़ है जो मैं बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक होती है ऑर्गेनिक रीच और एक होती है पेड रीच। ऑर्गेनिक रीच में क्या होगा कि यूट्यूब जो हमें रीच प्रोवाइड करेगा तब तक ही रहेंगे। एक होती है पेड रीच। पेड रीच में क्या होता है कि हम एडवर्टीज करते हैं अपने कंटेंट की, अपने वीडियो की। कई बार आप देखते होंगे वीडियो के नीचे ना स्पॉन्सर आ रहा होता है, तो जो स्पॉन्सर आ रहा होता है मतलब कि वो ऐड है। अब क्या होता है कि जो ये ऐड होती है ना, इसमें जो सब्सक्राइबर है वो भर भर कर आते हैं। मतलब कि अगर कोई लट से 20,000 रुपये खर्च रहा है, तो मोटा मोटी उसमें 11-12 हज़ार सब्सक्राइबर बन जाते हैं, और 70-80 हज़ार व्यू आराम से। तो कई चैनल ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जो रीच है वो पेड की होती है। देखने में उनके सब्सक्राइबर तो बड़े लग रहे होंगे, आप सोचेंगे कि यार कंटेंट भी ठीक ठाक है,
ये बंदे के वीडियोस भी इतने नहीं हैं और इसके इतने सब्सक्राइबर कैसे हैं, और मेरे जैसों के सब्सक्राइबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बड़ा उत्तम चैनल है और वो उनका, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स हो भी सकते हैं। तो ऐसे चैनल्स अगर आपको लगता है ना कि भाई ये ऐसे आ गए, इतनी कैसे बढ़ गए सब्सक्राइबर के तौर पे, और मेरे जैसे चैनल अभी इतने कम क्यों हैं, क्योंकि पहली बात तो मेरी ऑर्गेनिक रीच है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी 50,000 सब्सक्राइबर दिखा सकता हूँ, 60,000 सब्सक्राइबर दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं मुझे ऑर्गेनिकली देखें, ऐसा ना हो कि वो पेड हो, तो वो मैं काम नहीं करता। मतलब मैं इसको गलत नहीं कहता, अपनी एडवर्टीजमेंट करना कोई बुरी बात थोड़ा होती है, लेकिन क्या होता है ना, जो वो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो होते हैं डेड, ऑलमोस्ट डेड होते हैं। या फिर एक और एस्पेक्ट होता है कि शॉर्ट्स, अगर जो चैनल शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहा है ना, उसके भी सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। शॉर्ट्स पर ना व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो भी सब्सक्राइबर ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड सब्सक्राइबर्स ही होते हैं, क्योंकि उनको जो शॉर्ट कंटेंट देखने की आदत होती है और लॉन्ग कंटेंट देखते नहीं। हमारा आपको पता लॉन्ग कंटेंट है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अब इन चीज़ों का पता कैसे करें? लेट्स से अगर किसी चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो कम से कम उसकी हर एक वीडियो में एटलीस्ट 30,000 व्यू तो होने चाहिए, एटलीस्ट। आप उसको कम से कम 1 महीने के फ्रेम में देखें कि अगर उसकी 1 महीने पुराने की वीडियो में 30,000 व्यू है, और वो कोरिलेटेड वीडियो, मतलब कि वो चैनल का जो नीश है, जैसे मेरा हॉरर है और हॉरर की वीडियो है, अगर तो वो आसपास की वीडियो, जैसे पुलवामा पहलगाम को हुआ, मैंने देखो जी पहलगाम का ट्रेंड है तो पहलगाम, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई। किसी की मौतों पर, मतलब जिनका काम है, मतलब जिनका चैनल का नीश है, लेट से ऐसा जो पॉलिटिकल या कुछ ऐसे, वो उनके तो जचता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हॉरर बना रहा हूँ, मैं देखूं कि यहाँ पर आएगा तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर नीश के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख सब्सक्राइबर है और उसका मोटा मोटी 30,000 से कम व्यूज आ रहे हैं, तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो एडवर्टीजमेंट से बढ़े हैं, पेड बढ़े, यानी ऑर्गेनिक नहीं बढ़े। दूसरा, उस चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं वो शॉर्ट्स से बढ़े हैं। आप उसके चैनल के शॉर्ट्स देख सकते हैं कि शॉर्ट्स कितने डल रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स डल रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो समझो कि शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर आ रहे हैं। दो में से एक चीज़ हो सकती है। इन दोनों चीज़ों में ही नुकसान है, क्योंकि हाँ, सब्सक्राइबर मैटर करते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो नेचुरली बात है, हर एक को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो व्यूज आ ही नहीं रहे, तो फायदा कैसे? अब एग्जांपल के तौर पे मेरे चैनल का नीश एक ही है, लेकिन मेरे चैनल का कंटेंट टाइप दो तरह का है। एक तो सोलो वीडियोस है और एक तो पॉडकास्ट है। अब मेरा जो मर के मिनिमम पॉडकास्ट भी, जो कम से कम बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, लीस्ट टू लीस्ट भी जो पॉडकास्ट है, वो महीने में 10,000 से ज्यादा के व्यूज देके जाता है, यानी कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर से कम 1.5 गुना, 1.5 गुना। और बाकी 30-40 हजार तो आराम से चले जाते हैं ना। तो यानी कि यूट्यूब ऑर्गेनिकली पुश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें मेरे कंटेंट की, तो मिनिमम साइट पर 4,000 के आसपास व्यूज आ जाते हैं। अभी 7,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मोर देन 50% चल रही है, ज़्यादा ही चल रही है रेशो, है ना। तो यानी कि जो वैसे भी मेरे जो व्यूज आ रहे हैं कम है, बट लेकिन ऑर्गेनिक व्यू है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, लेट से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 6,000 के आसपास व्यूज हो जाएंगे। 20,000 हो जाएंगे, 10,000, 11,000 के आसपास हो जाएंगे। 40,000 हो जाएंगे, 20,000 के आसपास हो जाएंगे। ऐसे ही 80,000 हो जाएंगे तो 30-35 के आसपास हो जाएंगे। 1 लाख हो जाएंगे तो 40-42-45 के आसपास हो जाएंगे, है ना। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो जर्नी जो है वो थोड़ी सी स्लो चल रही है, लेकिन जैसे ही एक बार थोड़ा पुश मिलता है ना चैनल को, जैसे 2-3 वीडियोस अगर 2-2 3-3 लाख क्रॉस हो जाए, तो फिर एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स मैटर ऑफ डेज, जब ये बढ़ते हैं तो फिर अचानक से बढ़ते हैं। तो जो भी अपने भाई लोग इस चीज़ की चिंता कर रहे हैं, तो उनको, इनके लिए सिर्फ स्पेशली तौर पर है कि आप थोड़ा सा समझ सकें। और मैं ऑर्गेनिकली चलूंगा, मैं पेड में नहीं काउंट करूंगा। जितना भी आ रहा है परमात्मा की कृपा है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलेंगे। जितना उसने देना है वो उतना देगा ही। तो मैं ऑर्गेनिकली लेना चाहता हूँ। मैं मतलब पेड में ऐसा नहीं करना चाहता। सो आई होप जो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और जो ये कमेंट वाला यहाँ थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये कोरिलेट कर पाएगा, बाकी जिन्होंने, जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने तो सुनकर अब तक बंद भी कर दिया होगा। खैर, अ, आज का जो किस्से हैं आई होप आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले
वीडियो में नए किस्सों के साथ, तब के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।